देवनारायण फड़, बगड़ावतों की सुंदर अमर कथा, पार्ट 2। पिछले पार्ट में आपने देखा कि मां भवानी बगड़ावतों का संहार करने के लिए धरती पर जन्म लेती हैं और बुआल के राजा के यह बेटी बनकर रहती हैं। अब आगे रानी जयमती का अवतार और विवाह। एक बार जब राजकुमारी जयमती और हीरा दासी फुंदी का खेल खेल रही होती है, उनके पांवों की धम धम से सारा महल हिलने लग जाता है, क्योंकि वो दोनों तो दैवीय शक्तियां होती हैं। यह देख राजा पूछते हैं कि यह क्या हो रहा है, तो पता चलता है कि बाईसा फुंदी का खेल खेल रही है। राजा देखते हैं कि बाईसा अब बड़ी हो गई है, इनकी शादी के लिए कोई सुयोग्य वर देखना होगा और ब्राह्मणों को बुलवाते हैं। राजा ब्राह्मणों को टीका, रुपया व नारियल, शगुन देकर कहते हैं कि राजकुमारी के लायक कोई सुयोग्य, प्रतापी, सुंदर राजकुमार को ही ये शगुन जाकर देना और राजकुमारी का संबंध तय करके आना। जब यह बात राजकुमारी जयमती को पता चलती है कि पिताजी ब्राह्मणों के हाथ मेरी शादी का शगुन भेज रहे हैं, तो वह चुपके से ब्राह्मणों को अपने पास बुलाती है और उनकी खूब आवभगत करती है और कहती है, हे ब्राह्मण देवता, आप मेरी शादी का शगुन गोठा नगरी में ऐसे घर में जाकर देना जहां एक बाप के 24 बेटे हों और दूसरे नंबर के बेटे का नाम सवाई भोज हो। उसी के यहां जाकर मेरा लगन तय करना। और साथ में कपड़े पर सवाई भोज का चित्र बनाकर देती है और कहती है कि अगर कहीं और जाकर आपने मेरा संबंध तय किया तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मरवा दूंगी। ब्राह्मणों को जाते समय जयमती काफी रुपया पैसा देकर भेजती है। ब्राह्मण खुशी खुशी रवाना हो जाते हैं। ब्राह्मण सारी गोठा नगरी में घूम फिर कर थक जाते हैं, लेकिन उन्हें जयमती द्वारा बताया हुआ वर नहीं मिलता है। यहां तक कि उनकी हालत इतनी दयनीय हो जाती है, वहां उन्हें पनिहारियां मिलती हैं और उनकी हालत पर हंसती हैं, क्योंकि उनके कपड़े फटे हुए और वह भूखे प्यासे होते हैं। पनिहारियां उनसे पूछती हैं कि क्या दुख है जो इतने परेशान हो, तो ब्राह्मण कहते हैं कि ऐसे कुल की तलाश है जहां एक बाप के 24 बेटे हों और सवाई भोज का चित्र दिखाते हैं। वे कहती हैं कि यह तो हमारे ही गांव के हैं और ब्राह्मणों को बगड़ावतों के घर छोड़ देती हैं। बगड़ावत उनकी आव भगत करते हैं, नए कपड़े, खाना पीना देते हैं। ब्राह्मण सवाई भोज को राजा बुआल द्वारा दिया हुआ शगुन का टीका और नारियल देते हैं। सवाई भोज कहते हैं कि हमारे सभी भाइयों के एक एक दो दो रानियां हैं, इसे लेकर हम क्या करेंगे, और फिर हम तो ग्वाल हैं। एक राजा के यहां तो राजा ही संबंध करता है। ऐसा करो कि यह शगुन तुम राण के राजा के यहां ले जाओ। ये बात सुन ब्राह्मण राजकुमारी जयमती द्वारा कही सारी बात बताते हैं और कहते हैं, यह तो आपके लिए ही है और यह आपको ही लेना होगा। सवाई भोज सभी भाइयों की सहमति से शगुन ग्रहण कर लेते हैं और ब्राह्मणों को राजी खुशी वहां से दक्षिणा देकर विदा करते हैं। ब्राह्मण उन्हें राजा बुआल का सारा पता ठिकाना देकर कहते हैं कि फलां दिन के सावे हैं और 4 दिन पहले बारात लेकर बड़े ठाट बाट से शादी करने के लिए पधारें। ब्राह्मणों के जाने के बाद सवाई भोज अपने सभी भाइयों के साथ मिलकर यह फैसला करते हैं कि यह लगन का टीका हम स्वयं रावजी के यहां भिजवा देते हैं। रावजी की कोई संतान नहीं है, शायद इस रिश्ते से उन्हें कोई संतान प्राप्त हो जाए। जब रावजी को शगुन का टीका नारियल मिलता है, तब रावजी कहते हैं कि मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूं और टीका लेने से आनाकानी करते हैं। बगड़ावत जिद करते हैं और कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, शादी में सारा धन हम खर्च करेंगे। रावजी कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं, खर्चे की बात सुनकर तैयार हो जाते हैं। बगड़ावत रावजी से कहते हैं, हम बारात में इधर से ही पहुंच जाएंगे, आप उधर से सीधे पहुंच जाना, हम सब बुआल में ही मिलेंगे। शादी के लिए निमंत्रण भेजे जाते हैं। पहला निमंत्रण गणेश जी को और सभी देवी देवताओं को, फिर अजमेर, सावर, पीलोदा, सरवाड़, भीलमाल और मालवा, सभी जगह निमंत्रण भेजे जाते हैं। रावजी के ब्याह की खुशी में गीत गाए जाते हैं, उन्हें उबटन लगाया जाता है, नहला धुलाकर उनका श्रृंगार किया जाता है। इधर 24 बगड़ावत भाई सज धज कर अपने घोड़ों पर सवार हो बुआल के राजा के यहां पहुंच जाते हैं। उन्हें बाग में ठहराया जाता है। बारात में आए हुए बगड़ावतों को देखकर नीमदेव जी कहते हैं कि बगड़ावत तो ऐसे सज कर आए हैं जैसे कि शादी इन्हीं की हो रही हो। सबके सिर पे मोहर बंधा होता है। हीरा सभी बगड़ावतों का स्वागत करती है। जब जयमती को पता चलता है कि बगड़ावत आ गए हैं, वह हीरा से पूछती है कि सवाई भोज दिखने में कैसे हैं, और वह सवाई भोज के बारे में ही पूछती रहती है। हीरा जयमती के मन की बात जानती है, इसलिए सवाई भोज को कलश बंधाती है।
सवाई भोज हीरा के कलश को मोहरों से भर देते हैं। हीरा रानी को जाकर बताती है कि बगड़ावत तो बड़े दातार हैं। फिर रावजी की बारात आती है। बारात का स्वागत सत्कार होता है। जयमती की माता रावजी की आरती उतारती है। हीरा रावजी को कलश बंधाती है। रावजी कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए हीरा के कलश में 1 टका डाल देते हैं। हीरा रानी जयमती को जाकर बताती है कि रावजी तो एकदम कंजूस हैं। जयमती हीरा से पूछती है कि हीरा रावजी दिखने में कैसे हैं। तो हीरा पूछती है कि आदमी की औसत आयु कितनी होती है। 100 बरस, रानी जवाब देती है। हीरा बताती है कि इतनी तो वो जी लिए है और बाकी की जिंदगी नफे की है, यानी रावजी बूढ़े हो चुके हैं। तोरण का समय होने पर रावजी हाथी के हौदे में सवार हो तोरण मारने के लिए आते हैं। तोरण के पास आते ही हाथी चमक जाता है और थोड़ा पीछे हट जाता है, क्योंकि हीरा नाहरबंद तोरण के पास बैठ जाती है। शेर की आंखें देख हाथी डर जाता है और रावजी हौदे में ही गिर जाते हैं। इतने में तोरण का मुहूर्त निकल रहा होता है, तो सवाई भोज अपने घोड़े को आगे ले जाकर तोरण मार देते हैं। सवाई भोज को तोरण मारते देख रावजी के भाई नीमदेव जी और बगड़ावत आमने सामने हो जाते हैं। जैसे तैसे आपस में समझौता हो जाता है। लेकिन जब राजकुमारी जयमती को पता चला कि रावजी तोरण मरते समय होद में ही गिर गए और रावजी की जगह सवाई भोज ने तोरण मारा है, लेकिन राजकुमारी जयमती सोचती है कि भले ही तोरण सवाई भोज ने मारा हो, लेकिन पिताजी मेरा ब्याह तो रावजी से ही करवाएंगे। तभी राजकुमारी जयमती ने हीरा को बुलाती और कहती हैं कि हीरा तुम जाओ और सवाई भोज की खांडा लेकर आओ। जयमती हीरा को सवाई भोज से खांडा मांगने बुआल के बाग में भेजती है। हीरा सवाई भोज के पास जाकर कहती हैं, आप इस तलवार से कितनों का शीश कटा है? सवाई भोज कहते हैं, इस तलवार कईयों का शीश धड़ से अलग किया है। तो हीरा कहती हैं, मुझे आपकी ये तलवार चाहिए, बाईसा का माथा दुख रहा है। इस तलवार को माथा के लगाने से माथा रुक जाता है। तभी पास में खड़े नियाजी बोलते हैं, दादा भाई की इस तलवार को लुगाया हाथ नहीं लगा सकती है, आप मेरी तलवार लेके जाओ। हीरा कहती, तोरण किसके खांड से मारा गया? नियाजी कहते हैं, दादा भाई के खांडे से। हीरा कहती, तो खांडा भी यही चाहिए। हीरा खांडा लेकर जाती और कहती हैं, आपकी तलवार बहुत जल्द वापस कर दी जाएगी। और जब हीरा खांडा ले आती है तब उस पर मोड़ बांधती है। जयमती खांडे के साथ फेरे ले लेती है और खांडा वापस भिजवा देती है। जब सवाई भोज खांडे पर मोड़ और मेहंदी लगी हुई देखते हैं तो नियाजी से कहते हैं कि भाई निया टीका नारियल अपने पास आया, तोरण हमने मारा, फेरे अपने खांडे के साथ हुए, तो यह लुगाई अपनी हुई कि रावजी की? नियाजी कहते हैं कि दादा भाई लुगाई तो अपनी ही हुई, लेकिन अब क्या करना चाहिए? सवाई भोज नियाजी को समझाते हैं कि अभी तो जयमती को रावजी के साथ जाने दो, बाद में निपट लेंगे। फेरों के समय रानी जयमती रावजी के साथ अपना रूप बनाकर बैठ जाती है और उस रूप के साथ रावजी का ब्याह हो जाता है। रावजी अपनी रानी जयमती को लेकर रवाना होते हैं। जिस रथ में रानी जयमती हीरा के साथ होती है, उस रथ में गाड़ीवान रथ को दौड़ाता हुआ आगे ले जाता है। बगड़ावत भी पीछे पीछे आ रहे होते हैं। जयमती हीरा से कहती कि मैं रावजी के साथ नहीं जाना चाहती, और गोठा का रास्ता आने से पहले कोई युक्ति लगाते हैं कि सवाई भोज से एक बार मुलाकात हो जाए। जिस जगह पर 2 रास्ते फटते हैं, एक राण की ओर, दूसरा गोठाओं की ओर जाता है, वहां हीरा अपने चमत्कार से शेर बनकर उस गाड़ीवान को डरा देती है और वो बैल पैरों के बल गिर जाते हैं और चिल्लाता है, नाहर नाहर। यह शोर सुनकर पीछे आ रहे बगधावत अपने घोड़े को दौड़ाकर आगे पहुंचते हैं। नियाजी पूछते हैं, भाभी जी कहाँ है नाहर? नियाजी जयमती को पहली बार भाभी कहकर पुकारते हैं। रानी जयमती कहती है कि नाहर वाहर कुछ भी नहीं है, मुझे आपसे बात करनी थी। मैंने सवाई भोज को अपना पति माना है, उनकी तलवार के साथ फेरे लिए हैं। मैं रावजी के यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। और जयमती सवाई भोज और नियाजी के सामने रोने लगती है और कहती है कि मैंने तो लगन टीका भी आपके यहाँ भेजा था, इस बूढ़े रावजी के साथ मैं नहीं रहूंगी, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। नियाजी कहते हैं कि हमें थोड़ा समय दीजिए। फिर सवाई भोज जयमती को वचन देते हैं और कहते हैं कि अभी तो तुम रावजी के महलों में जाओ और हम सब तैयारी कर तुम्हें 6 महीने बाद वहां से ले आएंगे। आज की कहानी यही समाप्त होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री देवनारायण जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।